बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिकली वो एक साइंटिफ़िक है, यानी साइंस के हवाले से उसको हम देखेंगे। है तो बहुत लोगों ने उस पर बात की हुई, लेकिन हम भी चाहते हैं कि उसको अपने इस मौजू के अंदर लाएं। टॉपिक है ब्लैक होल। इसकी हकीकत क्या है, इसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं और क्या इसका कोई वजूद भी है, या कि सिर्फ हमें वो बातें जो लोगों ने बताई हैं, साइंटिस्ट ने बताई हैं, उनको हम सच मान के आगे लेके चलते हैं, या फिर हमारे कुरान में इसका कहीं ज़िक्र है। ये सारी बातें आज हम अपने मेहमान, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब होते हैं, जो कि अदीब हैं, दानिश्वर हैं, फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं। उनसे हम पूछेंगे। नाज़रीन, आइए इस टॉपिक को उनके साथ शेयर करते हैं और इस पर बनने वाले क्वेश्चन जो हैं वो उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है, आपने वक्त दिया। आपको हर दफ़ा बुलाया जाता है एक नए टॉपिक के साथ, और मेरा ख़्याल है नाज़रीन को बहुत आसान और सादा जो आंसर हैं आपके वो मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया कि ब्लैक होल बेसिकली हमारा टॉपिक है। थोड़ी सी इसकी हकीकत के बारे में बता दें ताकि नाज़रीन को पता चल सके ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, ब्लैक होल जो है इसका कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। जी, उनकी थ्योरी के दो हिस्से थे। एक स्पेशल रिलेटिविटी जो 1905 में उन्होंने दी थी, और एक 1950 में दी थी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। ये जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी थी ना, इसकी जो इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस को अगर सॉल्व किया जाता था तो ये पता चला कि इसमें एक ऐसी सिंगल एंटिटी होनी चाहिए जहाँ स्पेस टाइम कर्वेचर इतना ज़्यादा कर्व्ड हो जाना चाहिए कि वहाँ से लाइट समेत कोई भी चीज़ बाहर ना निकल सके। यानी आप अगर न्यूटोनियन फिज़िक्स में इसको हम अगर बयान करना चाहें तो वो यूँ कर सकते हैं कि किसी जगह पे किसी चीज़ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उसकी ग्रेविटी से कोई चीज़ जब उसके असर में आए तो वहाँ से वो बाहर ना निकल सके। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो, और हत्ता कि लाइट भी जब एक ख़ास हिस्से से ज़्यादा उसके आगे चली जाए तो वो भी बाहर ना निकल सके। अच्छा। अब एक ऐसी ये जो थी ना आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये एक पॉसिबिलिटी थी। और लेकिन जो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो उनके मुतालिक ये कहा जाए कि उनके होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस पे इनकी थ्योरीज़ पे व्हीलर एक साइंसदान थे, जॉन व्हीलर, उन्होंने बहुत सीरियस काम शुरू किया। तो 1967 में व्हीलर ने ये प्रेडिक्ट करना शुरू किया कि ब्लैक होल्स होने चाहिए। अब ब्लैक होल इसको वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि लाइट भी उसमें से टकरा के वापस नहीं आ सकती। तो इनफैक्ट जब लाइट नहीं आ सकती तो हमें वो एक ब्लैक होल की शक्ल में नज़र आएगा, यानी वहाँ से कोई चीज़ नहीं आ रही होगी। जब आ ही नहीं रहा तो हम उस चीज़ को कैसे देखेंगे? उसको देखने का ये होगा कि उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आएंगी। यूँ समझ लें कि जैसे आपने एक वाइट या चमकदार एल्यूमिनेटेड पर्दे के आगे एक ब्लैक डॉट है, और उस डॉट का ये काम है कि वो पिछली लाइट भी खाई जा रहा है और पास से गुजरने वाली लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके बाद इस पे जॉन पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने काम शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपने कहा कि उसकी जो सेकंड साइड है, यानी हम डायमेंशनल अगर देख लें तो बैक साइड इसकी वो मैयर हो चुकी है। असल में बैक साइड से मेरा यहाँ ये मुराद था कि यूनिवर्स के अंदर जहाँ वो मौजूद होगा उसके पीछे भी ज़ाहिर यूनिवर्स है। जब हम उसे देखेंगे तो वो यूनिवर्स में एक ऐसा डॉट है जो इर्द गिर्द की रोशनी को जज़ब कर रहा है। ठीक है। तो जो इसकी बैक से मेरा ख्याल है आपका मुराद इसका वो वाइट होल का है कि जो इसकी अपोजिट साइड से, वो एक अलहदा चीज़ है, उसको हम मेरा ख्याल है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उस पर फिर स्टीफन हॉकिंग और इन लोगों ने इस पर काम शुरू किया। फिर ये थ्योरेटिकली ये बहुत चीज़ मजबूत होती गई। अच्छा। और स्टीफन हॉकिंग और पेनरोज ने आपस में ये उन्होंने जो था एक बेट भी की कि ये लाजमी होंगे। उसके बाद इसका वजूद जो था थ्योरेटिकली तो 1980s के बाद इतनी पॉपुलैरिटी मिली
इस कॉन्सेप्ट को कि इस पे बड़े सीरियस काम हुए, और जैसे जैसे काम हुए ये देखा गया कि ये होने चाहिए। 2006 में तकरीबन एक पहला जो था वो ब्लैक होल के मतलब कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट्स मिले कि उसके फिर कहा जाने लगा कि ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस जो है थ्योरेटिकली हमें इन जगहों पे मौजूद नज़र आती है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये 2019 में शायद पहली या 2020 में ब्लैक होल की जो है वो पिक्चर्स जो थी वो टेलीस्कोप से ले ली गई। अच्छा, ये टेलीस्कोप से देखी जा सकती हैं? नहीं, इसका इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा स्टार है, वो ब्लैक होल की ग्रेविटी के अंडर आ गया है। अब आपको पता है स्टार का हुजम कितना होता है। बेशक। वो अगर हमारे सूरज जितना भी हो तो ज़मीन हमारी जो कुर्रा अर्ज़ है, इसका मतलब है इससे कई लाख गुना बड़ा। अच्छा। अब इतना बड़ा चीज़ अगर हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ के गिर्द घूम रही है, और आपको पता है कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती नहीं अगर वहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या स्पेस टाइम कर्वेचर ना हो। ठीक। तो लेकिन जब देखा गया उसके सेंटर में तो वो एक बड़े ही उसकी जो थी छोटी चीज़ के गिर्द घूम रहा था। ये यूं है जैसे किसी ने उंगली के गिर्द पकड़ के पहाड़ को घुमाना शुरू कर दिया। ओके। तो अब उसने कहा सेंटर में कौन सी चीज़ इतनी पावरफुल है कि जो नज़र भी नहीं आ रही। तो उसका जो अफेक्ट है बाकी स्टार पे कि वो स्टार उसके गिर्द घूम रहा था, और फिर ओवर द ईयर्स देखा गया कि उस स्टार से जो उसका मटेरियल था, मैटर था, वो उससे निकल के उस चीज़ में गर्क होता जा रहा था, वो छोटे से पॉइंट में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डार्क मैटर जो है जिसे एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर एनर्जी, क्या ये भी ब्लैक होल की एक शक्ल है? असल में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लैक होल के साथ डायरेक्टली एफिलिएटेड तो नहीं है। डार्क मैटर वो चीज़ है जब यूनिवर्स की हम मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्स का जो है गैलेक्सीज का घूमना, तो इनकी जो मूवमेंट है वो हमें आइंस्टाइन और जो दूसरी थ्योरी है न्यूटन की, उसके मुताबिक चलती हुई नज़र नहीं आती थी। ठीक। तो फिर ये एक हाइपोथेसिस ली गई कि शायद यहाँ मैटर ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, और उस मैटर को डार्क मैटर का नाम दिया गया। ठीक है। और अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है तो फिर डार्क एनर्जी भी होनी चाहिए। exactly. ये समझा जाता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो 70% से ज़्यादा इस यूनिवर्स का हिस्सा वो बनाते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है। तो ये यूनिवर्स जो है डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है। आजकल एक बड़ी नई लेटेस्ट थ्योरी, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, एक दी गई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि दरअसल ये जो डार्क एनर्जी है ये रिएक्ट करती है ब्लैक होल्स के साथ। अच्छा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इर्द गिर्द का जब मटीरियल इसकी तरफ आता है तो ये ब्लैक एनर्जी की वजह से वो उसको एक ख़ास जगह पे वो रुक जाता है। रुकने का मतलब है जो बाहर से एक जाती है वेव जाती है, तो उस वेव की वजह से जहाँ वो आके बाहर का एलिमेंट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है, उस जगह पे फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज होती हैं। सर उसको शायद इवेंट हॉरिजन का नाम दिया जाता है। जी, इवेंट हॉरिजॉन को हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। ये इवेंट हॉरिजॉन नहीं है, इवेंट हॉराइजन जो है वो स्टीफन हॉकिंग ने एक चीज़ बताई थी, वी विल डिस्कस दैट उसको। तो मैं ये बता रहा था कि इनको जो आप डिटेक्ट किया गया वो इनडायरेक्ट तरीक़ों से किया गया, इसकी फोर्स से, इसका इन्फ्लुएंस ऑन द अदर स्टार्स। और फिर ये देखा गया कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसके इर्द गिर्द एक एक्सेलरेशन डिस्क बन जाती है। अच्छा। और जो एक्सेलरेशन डिस्क वो जो कि गैसेस होती हैं जो बड़ी तेज़ी से जब इसकी तरफ जाती हैं तो वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से उनमें से रेडिएशन निकलती है। okay. अगर चाहे ब्लैक होल के ये काफ़ी दूर ये बनता है, ब्लैक होल का इन्फ्लुएंस होता है उसमें, लेकिन इसकी वजह से जब वहाँ से रेडिएशन निकलती है तो जिसका इर्द गिर्द का एरिया है वो हॉलो हो जाता है, वो चमकता है। ठीक है। और वो जो चमक वाला एरिया है उसे एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। असल में ब्लैक होल इससे काफ़ी अंदर है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस की वजह से पता चल जाता है इट्स लाइक अ रिंग। आप समझ लें रिंग के किनारे चमकदार हैं लेकिन सेंटर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो एक्सेलरेशन डिस्क होती है वो उसके गिरने की वजह से वहाँ वो जो ल्यूमिनस किस्म के रेडिएशन पैदा होती है, उससे भी पता चलता है कि इसके अंदर ब्लैक होल है। अच्छा, इसका पेट हमें नहीं पता कि किस जगह पर एग्जैक्ट होते हैं, यानी इसकी लोकेशन हम नहीं बयान कर सकते। अब तो पता है, अब तो जैसे ये कहा जाता है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल मौजूद है।
अच्छा। बल्कि ब्लैक होल के मतलब ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक होल्स हैं इन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। तो हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका साइज़ जो है हमारे सूरज के साइज़ से, अब हम फिर डिस्कस कर लें कि सूरज का साइज़ ज़मीन के साइज़ से लाखों गुना बड़ा है। ठीक है। तो वो एक सूरज से 40 लाख गुना बड़ा उसका वो ज़्यादा मैसिव है। अच्छा, मैसिव है। हाँ, आप इमेजिन करें कि सूरज का मैस को इमेजिन करें और फिर सूरज के मैस से वो 4 मिलियन टाइम्स वो ज़्यादा मैसिव है। और इसका जिस जगह पे ये लोकेटेड है वो है सैजिटेरियस, एक कॉन्स्टेलेशन है हमारी, उसके अंदर से सैजिटेरियस A+ कहते हैं। ये हमारे मिल्की वे का सेंटर है। अगर मिल्की वे एक गैलेक्सी है ना, तो इसका सेंटर जो है वो सारे का सारा एक ब्लैक होल है। ओके। तो वो वहाँ मौजूद है और ये समझा जाता है कि तकरीबन सारी गैलेक्सीज़ का जो सेंटर है वो ब्लैक होल्स है। ठीक है। इसी वजह से हमारी चीज़ें जो हैं वो सारी अगर वो घूम रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो ब्लैक होल की वजह से हो रहा है। जी बिल्कुल। इसमें एक इसकी जो वजह दी जाती है, एक उसकी, यानी इसके साथ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल कर दिया कि समझा जाता था कि जो हमारी ये गैसियस इफेक्ट्स होते हैं, जब यूनिवर्स पैदा हुई तो जहाँ जहाँ ये डस्ट के पार्टिकल्स या नेबुलास कहते हैं जहाँ स्टार बनते हैं, ठीक है, ये नेबुलास घूमना शुरू किए और जो उसकी डस्ट थी वो आपस में कलेक्ट, उसने इकट्ठा होना शुरू किया और उसका डेंस होकर जगह जगह स्टार्स बन गए। लेकिन अब ये माना जा रहा है साथ कि ये क्योंकि इसके लिए गैलेक्टिक सेंटर मौजूद है और वो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल के अफेक्ट की वजह से जो गैसीय स्ट्रक्चर्स इकट्ठी होती हैं और स्टार्स बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये डार्क एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके साथ जब इसके ये मादा खींचते हैं तो वो मादा जब आता है तो वो डार्क एनर्जी की वजह से टकरा के एक वेव वापस भी जाती है। तो वो वेव जाके जब वहाँ वो उस जगह पे जहाँ से दूसरी आने वाला इनफिलिंग मटेरियल आपस में टकराते हैं तो वहाँ एक मोमेंटम एक दूसरे का नलीफाई करके एक जगह बनती है जहाँ चीज़ें एक दूसरे से टकराना शुरू करती हैं और उसके वजह से शायद वो जगह है जहाँ स्टार बनने शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब हर चीज़ एक्सपेंशन की तरफ, ये ब्लैक होल भी एक्सपेंड होते हैं? देखिए ये जो बात है यूनिवर्स सारी एक्सपेंड कर रही है, यकीनन कर रही है। अब लेकिन इसको यूँ समझा जाता है कि जैसे आप एक तालाब देखें या एक बहता हुआ झील या दरिया देखें या समंदर को जहन में लाएं, वो ख़ुद अगरचा उसके बहुत ज़्यादा पानी आता है झील दरियाओं में चलता जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पे वहाँ गर्दाब बन जाते हैं। ओके। अब वो गर्दाब खुद एक्सपेंड नहीं करता बल्कि चीज़ों को अपनी अंदर खींच रहा है, ठीक है, लेकिन उसका वजह से बाकी जो सारा झील है, अगर पहाड़ों से ज़्यादा पानी आएगा तो वो झील तब भी फैलती जाएगी। तो ये समझ लें कि ये लाइक वर्ल्ड पोल्स हैं जो कि स्पेस टाइम कर्वेचर को इतना मोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझा जाता है कि यूनिवर्स इटसेल्फ जो है वो फैल रही है, मगर इसके दरमियान में जगह जगह ब्लैक होल्स बन गए हैं जो यूनिवर्स के ओवरऑल एक्सपेंशन को पूरी तरह से उसके साथ वो फैलते नहीं। अच्छा, वो कांस्टेंट है? वो कांस्टेंट हैं, या कह लें कि उनका साइज़ डिपेंड करता है कि वो कितना दूसरे मटेरियल को अपने अंदर जज़ब करते हैं। अगर उनके इर्द गिर्द मटेरियल देखें, एक तो है गैलेक्टिक गैसेस, वो गैसेस जिनसे स्टार्स बने थे, एक तो वो इनका मटेरियल इनके अंदर जैसे जैसे जाता है पावरफुल होते हैं। दूसरी तरफ फिर बाज़ का दूसरे स्टार्स आ जाते हैं, अगर वो स्टार्स इसमें गिरना शुरू कर दें तो ये ख़ास तौर पे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं ये और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जब कोई सितारा अपनी उम्र पूरी करता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह तो बेशुमार ऐसे सितारे होंगे जो कि कन्वर्ट हो चुके होंगे। इसका मतलब हमारी यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स तो नहीं कहना चाहिए, गैलेक्सी के अंदर लातादाद ये ब्लैक होल मौजूद हैं। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो क्यों नहीं वो इस गैलेक्सी को भी अपने अंदर कन्वर्ट करते? अच्छा, दो बातें। एक पहली बात ये कि हर सितारा जब उसकी फ्यूल ख़त्म होता है और अपना लाइफ टाइम पूरा करता है, सारे सितारे ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं करते। अच्छा। इनका हुजम होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा सूरज जो है,
अगर ये अपनी उम्र पूरी कर ले तो इट विल एंड इन टू अ डवार्फ, वाइट डवार्फ। ये जो है क्योंकि इसका मैस इतना ज़्यादा नहीं है कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर कोई स्टार सूरज से बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होता है कि जब सुपरनोवा, जिस उसके गैस ख़त्म होती है या उसके अंदर ईंधन ख़त्म होता है, तो वो जब उसका ख़त्म होगा तो वो एक लिहाज से फटेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है। और सुपरनोवा के बाद इसके अंदर की जो होता है इफेक्ट्स, वो वैक्यूम, वो दोबारा चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। ओके। जब वो वापस खींचता है तो बावजूद के इसमें से कुछ चीज़ें मटेरियल स्पेस में चला जाता है, इतना मटेरियल बच जाता है कि वो तेज़ी की तरफ उसके सेंटर की तरफ वापस आता है। और जब वो वापस आता है ना, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ आपस में मिलते हैं कि उसके अंदर जो आपने न्यूक्लियस पढ़ा ना, एटम का न्यूक्लियस होता है, अब हर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाता है। बेशक। जब ये मिक्स हो जाता है तो हर जगह पे आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हुजम इकट्ठा कर लिया जाए तो एक न्यूट्रॉन बनता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ओके। तो ये सारे का सारा मादा जो है ना, ये मिलके न्यूट्रॉन बना देता है। ऐसे स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार फिर अगर वो बन जाता है तो वो भी वहाँ रुक जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर स्टार का साइज़ उससे भी बड़ा था, फिर ये जो प्रोसेस ऑफ ये जो आप कह लें इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन का जो अपोजिट ले लें, ये जारी रहता है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एक दूसरे से जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो मिलके एनाहिलेट हो जाते हैं, वो सारे के सारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc²। अब उसमें ये होता है द होल ऑफ द मैटर, मादा जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है। इसका मतलब है कि कोई मादी चीज़ अगर उसमें जाएगी तो वो फना हो जाएगी, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या करेगी, अगर न्यूटोनियन फिज़िक्स देखें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। वो जो फोर्स है बाकी चीज़ों को अपने अंदर खींचती है। और अगर आइंस्टाइनियन फिज़िक्स देखें तो वो स्पेस टाइम कर्वेचर को और डीप कर देगी। मतलब वही है कि उसके अंदर जो चीज़ जाएगी फिर वापस नहीं आ सकती। वो कीफ की तरह बनती जाएगी। हाँ, वो बनती जाएगी और उसमें वापसी मुमकिन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, इस तरह तो हम फिर कह सकते हैं। अच्छा, कि आपके सवाल का सेकंड पार्ट था कि ये फिर अनगिनत होने चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगरचा ये हर स्टार नहीं भी बनता, लेकिन कहते हैं कि हर 1000 स्टार में एक स्टार इतना मैसिव होता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सके। एंड यू नो कि एक गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स हैं, तो इसलिए समझा जाता है कि हमारी अपनी सिर्फ एक गैलेक्सी में 100 मिलियन ब्लैक होल्स हो सकते हैं। मतलब एग्जैजरेशन नहीं, इट्स कैलकुलेटेड। अच्छा। कि तकरीबन 100 मिलियन स्टार्स एक गैलेक्सी में मौजूद हैं एंड देयर आर बिलियन ऑफ बिलियंस अदर गैलेक्सी। तो आपकी ये बात ठीक है कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एग्जैक्ट इनकी कोई पिक्चर, मतलब ये बताया जा सके कि ये इस शक्ल के हैं, जैसे स्टार है ना। हाँ। हम कहते हैं राउंड शक्ल के हैं। जी जी। मतलब जो हमें दिखाया जाता है जी। फिर हम वो अपना सोलर सिस्टम देखते हैं, उसके अंदर वो घूम रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, इस तरह की कोई शक्ल इनकी। असल में ये बता दें, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा ये अर्ज़ कर दूं कि बेशक ये जो टॉपिक है साइंटिस्ट का है, लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी पब्लिक में एक जनरल अवेयरनेस का लेवल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी लिहाज से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये है कि क्या इसकी कोई तस्वीर, अब इसकी तस्वीर ली जा चुकी है। आज से कुछ साल पहले पहला जो ब्लैक होल था उसकी तस्वीर आ गई है। और अगर आपको वो फिल्म याद हो, इंटरस्टेलर, जी जी, बड़ी मशहूर फिल्म है, उस फिल्म में जो आखिर में दिखाते हैं कि वो जो स्पेसशिप में जा रहे हैं वो एक ब्लैक होल के, उसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना ब्लैक होल को, असल में देखा गया है कि असल ब्लैक होल तकरीबन वैसा ही है। अच्छा। अब ये वो उनके प्रोड्यूसर और उनके जो टीम थी, ये जब उन्हें पता चला तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने जो सारा डाटा इकट्ठा किया था वो मोस्ट एक्यूरेट साइंटिफिक नॉलेज से लिया था। जी जी। आपको पता है एक ब्लैक होल की स्ट्रक्चर कैसे होती है कि इसके सेंटर में एक मौजूद होता है, एक वो एरिया है जो बिल्कुल ब्लैक है, इसे कहते हैं कोर ऑफ द ब्लैक होल। कोर ऑफ द ब्लैक होल ब्लैक होता है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आता। इसके बाद एक आता है जिसे हम कहते हैं एक फोटोन डिस्क सी बन जाती है। ठीक। अब फोटोन डिस्क इसलिए बनती है कि यहाँ आके जब लाइट टकराती है, ये वो जगह है जिससे आप कहते हैं इवेंट होराइज़न। ठीक है। इवेंट होराइज़न वो जगह है जहाँ से लाइट पार्टिकल्स आके भी
जब वो बेंड करती है लाइट तो वो भी वापस नहीं जा सकती। तो पहले ये समझा जाता था कि दिस इज़ पिच ब्लैक, जब लाइट ही बाहर नहीं आ सकती तो आप देखेंगे कैसे। इस पर स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये कहा था कि जब एक ऐसा पार्टिकल, आपको पता है स्पेस टाइम फैब्रिक में पार्टिकल्स बनते और ख़त्म होते रहते हैं, एनिहिलेट होते हैं, पार्टिकल बनता है, एंटी पार्टिकल बनता है वो आपस में। तो उसका ख्याल था कि इवेंट होराइज़न के पास जब एक पार्टिकल बनेगा तो एक उनमें से ब्लैक होल में चला जाएगा, दूसरा बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो बाहर की तरफ वर्चुअल पार्टिकल्स आएंगे ये जो है इतने ज़्यादा होंगे कि ये जो है उसका अपना एक अफेक्ट आएगा और हम उनको देख सकते हैं। तो इवेंट होराइज़न की बाउंड्री इससे देखी जा सकती है। ठीक। दूसरी बात ये हुई कि जैसे हमने कहा है कि इसके भी इर्द गिर्द फिर एक एक्सेलरेशन डिस्क होती है। देखिए इर्द गिर्द की गैसेज सारी इसके अंदर जा रही हैं। अब जब आप एक बड़े पेरीमीटर से या आप कह लें कि बड़े कर्वेचर से कम कर्वेचर की तरफ आएंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे। जब वो टकराते हैं तो उसमें से फिर फोटोन और रेडिएशंस पैदा होते हैं। अब वो बाहर जा रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल इज़ वेरी स्मॉल ब्लैक, इर्द गिर्द उसके जो है इवेंट होराइज़न है और इवेंट होराइज़न के बाहर एक एक्सेलरेशन डिस्क बन जाती है, वो चमक रही है। ये ऐसे ही चमक रही है जैसे कि रेडिएशन की वजह से कोई चीज़ चमकती है, क्योंकि वो आपस में टकरा के इतना हॉट हो जाते हैं। तो हमने जब ब्लैक होल देखना है तो असल में हमें एक्सेलरेशन डिस्क नज़र आएगी और उस एक्सेलरेशन डिस्क के इर्द गिर्द हमें वो वाइट से पैच आएगा और सेंटर में ब्लैक एरिया नज़र आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि जिस तरह ट्विस्टर आते हैं ना, ट्विस्टर में नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो बड़ा स्मॉल सा होता है, लेकिन वो ऊपर जाके अपना जी, और सेंटर ऑफ ट्विस्टर हमेशा जो है वो बहुत काम होता है, उसमें कोई है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे वहाँ हवा है ही नहीं। जैसे जैसे ट्विस्टर का वो आप अगर रेडियस देखें ना यूँ, तो उसका जो सेंटर होता है उसमें प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन इर्द गिर्द प्रेशर होता है। ये कुछ उसी तरह है। हाँ, इसके अंदर जो भी जा रहा है वो एनिहिलेट कर रहा है, फना हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब वो इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से वो एक्सेलरेशन डिस्क जब चमकती है तो जब आपने जेम्स वेब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें नज़र आया कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके नीचे एक और रिंग है, और ये वो डबल रिंग स्ट्रक्चर थी जिसने ख़ास तौर पे जो रिंग स्ट्रक्चर है उसने बताया कि ये थ्योरेटिकल था जो इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था। तो अब पहला ब्लैक होल देख लिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ब्लैक होल की ये सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये अनलिमिटेड है। जैसे जैसे मैटर इसमें गिरता है वैसे वैसे ही। अब आप इमेजिन करें कि हमारा सोलर सिस्टम तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, मतलब हम, ज़मीन, सूरज, ये सारा सोलर सिस्टम, जो सेंट्रल ब्लैक सैजिटेरियस A1 में ब्लैक होल है वो तो हम तो जैसे सारी दुनिया को एक मिनट मतलब चंद वो उसके लिए बात ही कोई नहीं खींचना। तो कह लेना हर चीज़ जज़ब होकर फना हो जाएगी अगर उसके अंदर जाती है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये एक सुना था एक क्वेश्चन कि मतलब मुझे तो ये फुलिश टाइप ही क्वेश्चन लगा था कि ये अदर यूनिवर्स का डोर स्टेप है। नहीं, ये इज़ नॉट दैट फुलिश। द थिंग इज़ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। एक है माइक्रो, बड़े छोटे, उन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये उस वक्त बने थे जब यूनिवर्स शुरू हुई थी, ठीक है, बिग बैंग के बाद। ये एटम के साइज़ का होता है। अच्छा, अब एटम का साइज़ कितना छोटा है ये तो आपको पता है। जाहिर है कि अगर एटम, हर आदमी एक एटम के बराबर हो जाए तो सुई की नोक के ऊपर सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं। लेकिन इसका जो वज़न है, इसका जो मैस है इस छोटी सी जगह पे, वो एक बॉल में जितने एटम आएंगे उन सब के वज़न के बराबर है। अच्छा, अब इनको कहते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये लातादाद हैं। अच्छा, सेकंड वो होते हैं जिन्हें हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स वो हैं जिनका आपने जिक्र किया था कि एक बड़ा स्टार जब फना होता है, जब उसके बाद सुपरनोवा बनता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार से भी आगे चला जाए, फिर वो बन जाता है स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल इज़ वेरी आप कह लें कि इट्स मैसिव। इसके अंदर ये है कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार में आप देखें कि अगर आप एक चम्मच मटेरियल लें तो उसका वज़न हमारे यहाँ हिमालय के पहाड़ से ज़्यादा होगा। यानी उसके अंदर जो मैटर एक चम्मच का होगा वो हमारे कोहे हिमालय से ज़्यादा होगा। तो ये तो बात हो रही है न्यूट्रॉन स्टार की। अब आप ब्लैक होल पे चले जाएं।
तो ब्लैक होल का सारा जो सोलर सिस्टम जितना हो तो उसके सारे का सारा वज़न जो है वो शायद ज़मीन जितनी जगह पे आ जाए। अच्छा। तीसरी टाइप जैसे हमने डिस्कस किया था गैलेक्सीज़ के सेंटर में जो होता है, और वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है। अब ये क्या होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने कई, एक सितारा नहीं, ये कई सितारे अपने अंदर जो है ना जज़्ब कर लेते हैं, उनका मटेरियल ले लेते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। बाज़ थ्योरी तो ये भी कहती हैं कि एक वक्त आएगा कि हर गैलेक्सीज जो है वो पूरी की पूरी शायद इसमें अपने सेंटर पॉइंट में चली जाए, यानी सारा का सारा मैटर जो है इस तरह चला जाए। अब आपने बात किया कि इसका सेकंड जो है, अब द थिंग इज़, आइंस्टाइन भी ये कहता था और बाकी भी फिजिसिस्ट कहते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक चीज़ सब कुछ जज़्ब करे और वो कहीं उसका कोई बाहर ना निकले। अब इसमें वैसे हम कहते हैं इससे रिलेटिविस्टिक, जिसमें से जेट्स निकलते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि ब्लैक होल की एक आगे अपोजिट साइड है, जिसमें से जब ये ख़ास से ज़्यादा मटेरियल इसमें जज़ब हो जाता है, वो फना हो जाता है, तो वो एनर्जी की सूरत दूसरी तरफ जाता है और वहाँ से दोबारा क्रिएशन शुरू हो जाती है, पार्टिकल्स मैटर बनना शुरू होता है। लेकिन वो ये कहते हैं इसमें होगा ये कि यहाँ हमें जो ब्लैक होल, जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जैसे, या कुआँ है, इस कुएँ के एक तरफ चीज़ें गिरती जाती हैं, लेकिन जब वो कुआँ भर जाता है दूसरी तरफ कहीं खुलता है, मगर वो जहाँ खुलेगा वो हमारा वक्त और हमारा स्पेस नहीं होगा, वो स्पेस टाइम अलहदा है। अब यहाँ से वहाँ के कहते हैं इसका एक वार्म होल का कॉन्सेप्ट भी है कि ये जो वार्म होल है, ये वार्म होल वो जगह है जहाँ आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और स्पेस टाइम शायद यहाँ कर्वेचर में चला जाएगा। ओके। तो अगर आप इसमें से निकल के ऊपर चले जाएं तो गोया आप माजी में पहुँच जाएंगे। ठीक। तो ये इनकी वार्म होल थ्योरी है। तो दूसरा वो ये कहते हैं कि ये नहीं तो फिर ये होगा कि एक वक्त आएगा कि ब्लैक होल आखिर इतना ज़्यादा वो जिसमें अंदर एनर्जी का वो हो जाएगा कि ये वाइट होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोबारा यूनिवर्स बननी शुरू हो जाएगी। ठीक। अब इस पर कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि हमारी जो यूनिवर्स है ये किसी एक वक्त में शुरू नहीं हुई, बल्कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है और हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं कि वो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज से बनी है, वो बड़ी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। अच्छा। और इसमें क्या होता है, गैलेक्सीज आपस में टकराती रहती हैं और वो एक ब्लैक होल्स में जाके सारी की सारी जज़ब भी होती हैं और वाइट होल से दूसरी तरफ क्रिएशन होती जाती है, और ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन में ये कहीं ना कहीं वाक़यात होते रहते हैं। हम उस गैलेक्सीज का हिस्सा हैं जो वाइट होल से निकल रही है। ओके। और इस वाइट होल से निकलते वक्त हम ये सब कुछ, इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि उसमें चीज़ें इम्प्लोड हो रही थी ब्लैक होल में, यहाँ चीज़ें एक्सप्लोड हो रही हैं। अब वो सारे का सारा वो रूल्स नए बन गए, वो चीज़ें यूँ बन गई। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान के हवाले से थोड़ा सा इसका रेलिवेंस दें। जी, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी साहब ने अपनी एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम उन्होंने कुरान की आयत सूरह वाक़या से एक आयत है उससे रखा था, और उसका नाम था बिमवाक़िन नजूम। और वो आयत है कि फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। क्योंकि मैं जो है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उस जगह की कसम खाता हूँ जहाँ सितारे गिरते हैं। अच्छा। और फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम समझ सको। ठीक। उस ज़माने में नहीं पता चलता था कि ये सितारे कैसे गिर सकते हैं किसी चीज़ में, और फिर अगला लवायत में अल्लाह ने ये बता भी दिया कि ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम समझ सको। अब ये समझ सको में दो बातें आ गई कि उस दौर के लोग इसको समझ नहीं सकते थे। Exactly. लेकिन समझ सको का मतलब है कि समझ सकते हो। और आज के दौर में ये हकीकत अयां हो गई कि ये जो लफ्ज़ था फ़ला उक़सिमु, आयत थी फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, कि अल्लाह पाक कहते हैं मैं उस जगह की कसम खाता हूँ जहाँ सितारे गिरते हैं, और ये बहुत बड़ी कसम है। और इसका जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, अगर हम कुरान की एक और आयत पे गौर करें तो वो है वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ जमीया कब्ज़तहु यौमल क़यामति वस्समावातु मुतव्वियाति बियमीनिही। और अल्लाह की कदर लोगों ने ऐसी नहीं की जैसे करने चाहिए थे, और उस दिन वक्त आएगा जब उस सारी की सारी ये ज़मीन और आसमान यूँ लपेट दिए जाएंगे और वो उसके दाएं हाथ में होंगे। अच्छा, लपेटी वो चीज़ जाती है
जो बिछी फैली हो। ठीक है। अब देखें स्पेस टाइम फैब्रिक ये साबित हो चुका है, इसको लपेटा जाएगा और ये कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, ये दोनों बातें इशारा कर रही हैं ब्लैक होल में चीज़ें लिपटती हैं। अच्छा। अब पहली आयत देखें और इस आयत को मिलाएं। स्पेस टाइम कर्वेचर भी अल्लाह पाक ने कुरान में डिस्कस कर दिया, और अल्लाह पाक ने ब्लैक होल का जिक्र तो बिमवा का इन नजूम वाइन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, और ये कसम अज़ीम है अगर तुम समझो। तो इस तरह से कुरान ने इस हकीकत को कूज़े में समझाया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि टाइम हो गया है, अब अपने प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने ब्लैक होल को किस तरह इजी अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया। शायद मेरे लिए तो समझना बहुत ही आसान हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी इसकी समझ आई होगी। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।